हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, आज का जो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है ओरिजिन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। मीन्स जो ट्रांजैक्शंस हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो आते हैं। क्या किसी भी ट्रांजैक्शंस को जैसे भी हम चाहे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या वो ट्रांजैक्शंस जो कि फाइनेंशियल नेचर्स के हैं, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं और जिन्हें या उन ट्रांजैक्शंस में जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसे मॉनेटरी टर्म में मेज़र किया जा सकता है। तो उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए क्या किसी एविडेंस की भी नीड्स होती है? अगर या तो देखते हैं कि वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, जो कि है ओरिजिन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, ओरिजिन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो लुक एट हियर, in this topic origin of transaction, the first point is here, that is the source document. A document which becomes the basis for recording a transaction in the books of account is called source document. Means वो documents जिसके basis पे, means एक ऐसा document जिसके basis पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट इज़ नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, सो गाइज, व्हेन वी हैव टू यूज द वर्ड डॉक्यूमेंट, सो इट इज़ क्लियरली मेंशन हियर कि दैट मीन्स कि इट इज़ इन द रिटन फॉर्म। अगर वो रिटन फॉर्म में है देन वी हैव टू से दैट इट इज़ द डॉक्यूमेंट। तो दैट मीन्स कि जो हम लोगों ने आज का टॉपिक स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले लाइन में ही ये क्लियरेंस है कि ट्रांजैक्शंस वही बिजनेस में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जो कि एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ हो। दैट मीन्स ऐसा कुछ हुआ था, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट, मीन्स एक प्रूफ होना चाहिए। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी अमाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने से पहले उस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज द सोर्स डॉक्यूमेंट। मीन्स वो डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए हैं। सो अ डॉक्यूमेंट विच बिकम्स द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, लुक एट हियर, वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस, साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कि बिजनेस में ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था। ट्रांजैक्शन मीन्स अ इवेंट बिटवीन टू एंटिटीज, अ इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू एंटिटीज, दैट इज नोन एज द ट्रांजैक्शन। तो दैट मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ये एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि बिजनेस में ऐसा कुछ हुआ था, जिस चीज़ को हम एज ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो द डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट वन, द सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट, लुक एट हियर, द सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस transaction and the amount involved therein, and it is known as vouchers। वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे बिजनेस के ट्रांजैक्शन के नेचर के बारे में, उसमें इन्वॉल्व अमाउंट के बारे में, एंड दैट इज़ नोन एज अ वाउचर। सो आई होप सो कि simply you have to understand the meaning of the source document. Source document provide the evidence of business transaction. It is also provide the information regarding the nature of business transaction and amount involved in it,
and it is also the basis of transactions recording in the books of account. So on the basis of this information for the source document, come on the second point, that is the feature of source document. तो अब source document के features क्या होंगे? First one, source document is prepared when a transaction take place. ये तब prepare किए जाते हैं, source document is prepared when transaction take places. जब transactions take place means हो जाते हैं, तब हम लोग अपने source document means उस document को prepare करते हैं. Source document shows the complete description of the business transaction. Business transactions के सारे complete description को जो show करता है, that is the source document. It is signed by the person who make it. और जिस पर्सन ने इसे बनाया है, दैट मीन्स जिसने ये डॉक्यूमेंट्स राइट डाउन किया है, उसके ऑथेंटिक यहाँ पे सिग्नेचर्स भी होते हैं, जिससे ये प्रूफ हो सके कि द डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन. सो द स्पेशल फीचर ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट इज हियर. सोर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक प्लेसेस. सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन एविडेंस ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट इन द बिजनेस. Source document shows the complete description of the business transaction and it is signed by the person who makes it. So this is the feature of the source document. Next one is here, that is the importance of source document. Source documents का important क्या है? अगर ये है तो क्या है? सबसे पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहले ही लाइन में देखा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक बेसिस है जिससे के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं. और जो भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए, अगर वो सपोर्टेड हैं किसी डॉक्यूमेंट से, सो दैट मीन्स वो ऑथेंटिक माने जाते हैं. अदरवाइज़ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिन्हें हमने बिजनेस में रिकॉर्ड तो किया है एज ए ट्रांजैक्शन, लेकिन उसके लिए कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा हो जाता है. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट. फर्स्ट वन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. लुक एट हियर, देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट दैट द ट्रांजैक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस. ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि पता चलता है कि सही में हमारा ट्रांजैक्शंस हुआ था. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई एक फेक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया और ऐसा कुछ हुआ नहीं था. इट विल बी मेंशन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द डेट, पार्टीज, अमाउंट एंड डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस. ये वेरीफाई करने के लिए किस डेट पे ये ट्रांजैक्शंस हुआ, किस पार्टीज़ के साथ हुआ, कितने अमाउंट का, वो ये सारे डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है. दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, वेरीफाइंग एंड स्क्रूटनिंग द ट्रांजैक्शन. अगर हम कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, और वो वैल्यू अगर रिटन फॉर्म में, देन ईजिली वी हैव टू कंपेयर. दे आर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑडिटिंग. जब कभी भी बिजनेस का ऑडिट होता है, ऑडिट मीन्स निरीक्षण होना, मीन्स जो भी चीज़ें हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किए हैं वो सारी चीज़ें ट्रू है, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या नहीं. जब इन सब चीज़ों का ऑडिट किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है. मीन्स दे आर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑडिटिंग. मीन्स जो भी हम लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, उनको रिकॉर्ड करने का बेसिस क्या है, तो वो यही सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे कि ये प्रूफ होता है कि हमने जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन शो किए हैं वो ऑथेंटिक हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं. नेक्स्ट वन इज हियर, दे आर आल्सो यूज्ड एज ए प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मीन्स अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है या कुछ ऐसा पॉइंट है जिसे हमें प्रूफ करना है, तो वहाँ पर एज ए एविडेंस हम कोर्ट में से यूज़ भी कर सकते हैं प्रूफ के लिए. नो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी. लुक एट हियर. ऐसे ही
अपने मन से हम लोग कुछ भी नहीं होता है कि बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट मस्ट हैव साउंड, वैलिड, ऑथेंटिक एंड रिटन एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक साउंड, वैलिड, ऑथेंटिक एंड रिटन एविडेंस होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सो next one, after the feature of source document and importance of source document, come on the point that is the some important source documents are। आइए देखते हैं कि कुछ जो source documents होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको कि हम लोग एज ए एविडेंस या एज ए बेसिस या प्रूफ अपने ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कैश मेमो एंड द सेकेंड वन इज़ द इनवाइसेस एंड बिल्स। कैश मेमो, it is a document indicating the amount, date and detail of cash purchase. Look at here the similarity in these two. First one is the cash memo. Here in the cash memo the detail of amount, date is given for the cash purchases and cash sales. That means we are talking about the purchase and sale, but जब हम लोगों ने पीछे लेक्चर्स देखे थे तो हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस किसी न किसी एक आर्टिकल में ही डील करती है एंड दैट आर्टिकल इन विच बिजनेस इज डील इज़ नोन एज द गुड्स फॉर द बिजनेस। अब ये गुड्स या तो बिजनेस परचेज करेगी, और अगर बिजनेस परचेज नहीं करती है, प्रोडक्शन करती है, तो इसको प्रोडक्शन करने के लिए वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी एंड जिस गुड्स में वो डील कर रहा है देन उसको वो सेल करेगा। परचेज दो बेसिस से होंगे, या तो ऑन द कैश बेसिस परचेज किया जा सकता है, या अगर इमीडिएटली कैश परचेज नहीं किया गया सो दैट मीन्स ऑन द क्रेडिट बेसिस। And the case of the sale, it's also the same, either on the cash basis or on the credit basis. So that means कोई भी बिजनेस किसी भी आर्टिकल में डील करता होगा, वो आर्टिकल उस बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए गुड्स होता है। जैसे सपोज दैट स्टूडेंट्स, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में आपके सीटिंग के लिए जो ब्रेंच यूज़ किया जाता है, जो फर्नीचर यूज़ किया जाता है, वो उस स्कूल के लिए तो असेट्स है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में यूज़ करने के पर्पज़ से, यूज़ करने के इंटेंशन से परचेज़ किया गया। लेकिन जहाँ से ये फर्नीचर परचेज़ किया गया होगा वो पर्सन मे बी फर्नीचर में ही डील करता होगा। दैट मीन्स वो फर्नीचर परचेज़ करके लाता होगा और नेक्स्ट उसको सेल कर देता होगा। दैट मीन्स उसका इंटेंशन फर्नीचर परचेज करके यूज़ करने का नहीं, रीसेल करने का है। तो ये फर्नीचर स्कूल के केस में तो असेट्स ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उस पर्सन के केस में जिसने इसको रीसेल के इंटेंशन से रिटेन किया हुआ है वहाँ पर ये गुड्स ट्रीट किया जाएगा। तो कोई भी एक आर्टिकल किसी बिजनेस के लिए गुड्स है या उस बिजनेस के लिए असेट्स है, ये डिपेंड करता है कि वो उसे ट्रीट कैसे करता है। दैट मीन्स क्या वो उसे रीसेल करने के पर्पज़ से इंटेंशन से रिटेन करता है या उसे यूज़ करने के इंटेंशन से रिटेन करता है। इस दो बेसिस पे ये डिफाइन होगा कि द आर्टिकल इज ट्रीटेड गुड्स फॉर द बिजनेस और द असेट फॉर द बिजनेस। सो लुक एट हियर, गुड्स आल्सर द परचेज और द सेल। परचेज आइदर ऑन द कैश बेसिस और ऑन द क्रेडिट बेसिस। The same thing is also here, sale either on the cash basis or on the credit basis. So that means कि the goods is purchase and sale, the goods is purchase and sale on the cash basis, or the goods is purchase and sale on the credit basis. Either on the cash basis goods is purchase and sale, and either the goods is purchase and sale on the credit basis. So look at here, cash memo. It is the document indicating the amount, date and detail of
कैश परचेजेस एंड कैश सेल्स. कैश परचेजेस एंड कैश सेल मीन्स कैश मेमो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि बिजनेस में हुए ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश बेसिस पे परचेज या सेल होता है उसके लिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है. दैट मीन्स एविडेंस का काम करता है. इनवॉइसेस एंड बिल्स, it is a document indicating the amount, date and detail. The same thing whatever we written here in the case of the cash memo. It is also indicating the amount, date and detail, but for the credit purchase and credit sale. So I hope so you have to understand the difference and the similarity between the cash memo and invoices and bills. Both are the document, both are contain the detail of amount, date for sale and purchase, but cash memo is for cash basis sale and purchase, and invoices and bills is prepared for the credit basis of sale and purchases. Next one is here, that is the pay in slip. Also we have to know it with the name of deposit slip. Look at here. This document serves the purpose of providing an evidence that on particular date a specific amount has been deposited in the bank. शायद आप या आपके पेरेंट्स जब कभी भी बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमने किस डेट में कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बैंक के थ्रू उस कस्टमर को या उस पर्सन को जो कि अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है बैंक में उसे एक पे इन स्लिप जिसे हम डिपॉजिट स्लिप भी जानते हैं प्रोवाइड किया जाता है. इस पे इन स्लिप और डिपॉजिट स्लिप के दो पार्ट होते हैं. लुक एट हियर. इसके दो पार्ट होंगे. सपोज दैट दिस इज योर पे इन स्लिप, सो इट इज डिवाइडेड इनटू दिस टू पार्ट. सो ऑल द डिटेल्स you have to mention here in this side and also you have to mention here in this side, and after that when you have to fill all the detail and the same amount you have to give at the counter. So after accepting the cash and checking all the detail, the banker, that means the employee, signed here and with his stamp of the bank, and this part is returned to the customer. और ये पार्ट बैंकर का वो एम्प्लॉई इस पार्ट को जिसमें ये सेम इंफॉर्मेशन मेंशन होता है, तो एक पार्ट आपके पास एविडेंस के लिए और एक पार्ट बैंक के पास एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट कि ये ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर पर्सन और बैंक के बीच में हुआ, उसके लिए बैंक के पास डिपॉजिट हो जाता है. सो लुक एट हियर, पे इन स्लिप, और ऑल्सो वी हैव टू नो द नेम, दैट इज द डिपॉजिट स्लिप. दिस डॉक्यूमेंट सर्व्स द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन एविडेंस. ये इस एविडेंस को प्रोवाइड करता है दैट एन पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे अ स्पेसिफिक अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक. ये इतना स्पेसिफिक अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हुआ है. द मेन बॉडी ऑफ द पे इन स्लिप इज रिटेन्ड बाय द बैंक. मेन पार्ट जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो रिटेन कर लिया जाता है बैंक के थ्रू, एंड द काउंटर फॉल्स ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड इज रिटर्न टू द कस्टमर. देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस सेकेंड पार्ट पे जो कि वो आपको रिटर्न करते हैं, अगर उस पर सिग्नेचर और बैंक का स्टैम्प नहीं है तो इसका कोई भी एविडेंस काउंट नहीं होता है. वॉट एवर बी द इंफॉर्मेशन विल बी फिल्ड देयर, इट विल बी ऑथेंटिक ओनली व्हेन द बैंक इज साइंड एंड स्टैम्प्ड ऑन दैट पेपर. अगर उन्होंने वहाँ पे साइन किया है और बैंक का स्टैम्प है तभी वो आपके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट या एविडेंस का काम करेगा.
अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते और उस बिहाफ पे ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि आपने ये सर्टेन अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट पे बैंक में डिपॉजिट किया था। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिपॉजिट स्लिप या पे इन स्लिप आप फिलअप करें, अमाउंट डिपॉजिट करें और ये पार्ट जो कि वो आपको रिटर्न करते हैं, तो उस पार्ट पे पर्टिकुलर पर्सन ने अपने सिग्नेचर और बैंक का स्टैम्प मेंशन किया है या नहीं, ये आप ज़रूर इंश्योर करें। नेक्स्ट वन इज़ हियर, दैट इज़ रिसिप्ट। इन केस ऑफ रिसीविंग अमाउंट, इशू अ रिसिप्ट indicating the date and the amount of payment, details of the payer and the purpose of payment. The counterfoil of the carbon copy of the receipt issued is used as source document for the receipt of the amount. Next one is here, that is the check. आप सबने देखा होगा चेक, आपके फैमिली में कोई ना कोई ज़रूर यूज़ करता होगा, तो एक बार आप उस चेक को ज़रूर देखें। ओके, सो ए चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मीन्स ये एक तरीके से ऑर्डर है लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं होता, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, स्पेसिफाइड बैंकर, साइंड बाय द मेकर, जिन्होंने ये चेक दिया, जो मेक कर रहा है वो साइन करता है, बाय द मेकर, डायरेक्टिंग द बैंकर, निर्देश देना, डायरेक्टिंग मीन्स निर्देश देना, डायरेक्टिंग द बैंकर to pay on demand a certain sum of money only, certain sum of money only means अगर उन्होंने उस चेक पे जो वैल्यू मेंशन किया है, जो अमाउंट उन्होंने लिखा है, उस अमाउंट की बात हो रहा है, उसके लिए वो बैंकर को इंडिकेट कर रहे हैं, मीन्स डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ये चेक साइन करके बना के दिया है। डायरेक्टिंग द बैंकर टू पे ऑन डिमांड, कब? जब उस चेक के थ्रू वो डिमांड करेंगे, pay on demand a certain sum of money only to the order of a person, जिसके लिए ऑर्डर दिया जा रहा है उस पर्सन को, और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या वो चेक जिस पर्सन के हाथ में है, जिस पर्सन के पास में है, उसको। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द चेक अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगेन आई एम repeat the same thing. A check is an unconditional order drawn upon a specified banker, signed by the maker, directing the banker to pay on demand a certain sum of money only to the order of a person or the bearer of the instrument. We issue checks against different payments. पहले लोग अपने पेमेंट्स कैश के थ्रू करते थे, फिर जनरली बैंक्स के थ्रू हम लोगों ने, जहाँ पे हम अपने चेक को साइन करके और चेक के थ्रू हम लोगों ने या बिजनेस ने अपने पेमेंट्स को पे करना स्टार्ट कर दिया। अब रिसेंटली हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑनलाइन, उसका भी कॉन्सेप्ट जब आएगा हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सो वी यूज़ चेक अगेंस्ट डिफरेंट पेमेंट्स, द काउंटरफॉइल ऑफ द चेक और नोट ऑन द चेक बुक कंटेनिंग डिटेल ऑफ द पेमेंट। तो चेक बुक में एक पेज होता है जहाँ पे हम डिटेल लिखते हैं, दैट मीन्स चेक नंबर, चेक नंबर के अगेंस्ट पार्टी का नेम, पार्टी के नेम के आगे वो अमाउंट जो उस पार्टी को हमने दिया था, वो सारे डिटेल्स जो मेंशन करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। नोट रिलेटिंग टू द चेक, चेक से रिलेटेड कुछ नोट्स देखिए। मीनिंग ऑफ नंबर्स एट द बॉटम ऑफ ए चेक, चेक के बॉटम पे कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, क्या उसके मीनिंग है? लुक एट हियर, फर्स्ट वन इज द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर, जो सबसे पहले आपको एक सेट ऑफ नंबर दिखेगा। द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द चेक नंबर, जो नंबर आपको दिखाई देता है जो फर्स्ट सेट होता है, बिल्कुल नीचे आप देखेंगे चेक के तो वहाँ पे कुछ नंबर्स मेंशन होंगे। तो फर्स्ट सेट नंबर जो होगा, जो नंबर्स होंगे वो अलग अलग सेट्स में होंगे। तो फर्स्ट सेट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ द चेक नंबर विच इज़ अ 6 डिजिट नंबर, एक 6 डिजिट नंबर का सेट होगा जो सबसे पहले होगा चेक के बिल्कुल बॉटम लाइन पे, दैट इज़ द चेक नंबर। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज़ द MICR कोड। द फुल फॉर्म इज ऑफ MICR इज़ द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर। देखिए थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कैरेक्टर मीन्स द सेम थिंग वॉट एवर वी आर राइट डाउन हियर,
द अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं दैट इज़ द कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को जो रिकॉग्नाइज कर सके, जो रीड कर सके, सो फॉर दैट द वर्ड वी हैव टू यूज़ हियर द रिकॉग्नाइजेशन। एंड कैरेक्टर रीडर मीन्स कुछ एक ऐसी डिवाइस जो कि उस चेक पे लगे लिखे गए नंबर्स को या लिखे गए कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सके, रीड कर सके। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आपके आंसर शीट होते हैं वो OMR शीट होते हैं, ऑप्टिकल OMR शीट। ओके, तो इस शीट पे जो भी हम लोग अपने आंसर्स राइट डाउन करते हैं उसको मार्क को रीड किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट। तो उस शीट को एक मशीन होती है, एक डिवाइस होती है जो उसमें जो मार्क हम लोग करते हैं ब्लैक कलर का, उस मार्क को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर्स प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे जिस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं वो डिवाइस मार्क को मीन्स किसी निशान को नहीं, कैरेक्टर मीन्स जस्ट लाइक दैट, ऐसे कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, रीड करता है। और ये जो होता है उस कैरेक्टर को ही रिकॉग्नाइज करेगा या रीड करेगा जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। मीन्स जो चेक नंबर पे फर्स्ट सेट आपका चेक नंबर होता है, उसके बाद का जो सेट है वो आपका MICR कोड होता है। MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक, मीन्स वो कोड जो लिखा गया है वो एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है, और वो स्पेशल इंक जो होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। और उस मैग्नेटिक इंक के लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड करने, रिकॉग्नाइज करने वाले डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। सो लुक एट हियर, द सेकेंड वन इज़ द MICR कोड। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि उसकी डुप्लीकेसी ना हो सके, चेक के लिए कोई फेक चेक ना बनाया जा सके, और ईज़िली हम लोग रिकॉग्नाइज कर सके कि जो भी चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक हैं। सो लुक एट हियर, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कोड इज़ ए 9 डिजिट नंबर। ये जो कोड होता है वो 9 डिजिट का होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। और ये 9 डिजिट 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन CT कोड, द फर्स्ट 3 डिजिट आउट ऑफ दिस 9, उस 9 डिजिट में से फर्स्ट 3 डिजिट जो होंगे वो CT के कोड होते हैं। द फर्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट द CT कोड एंड आर सेम एज द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द पिन कोड ऑफ द रिस्पेक्टिव CT। सेकेंड 3, नेक्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट द बैंक कोड। नेक्स्ट 3, पहले 3 CT कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उस सिटी में उस बैंक के कोड को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन लास्ट 3 इज रिप्रेजेंट द ब्रांच कोड। जैसे किसी एक सिटी का एग्जांपल ले लीजिए, वाराणसी। अब वाराणसी सिटी के अंदर कई बैंक होंगे, तो उसमें बैंक के कोड को, अब सपोज दैट हमने ले लिया SBI, तो अब SBI के भी उस वाराणसी में कई ब्रांचेस हो सकते हैं, तो लास्ट का 3 जो होगा उस बैंक के ब्रांच का। मीन्स फर्स्ट 3 फॉर सिटी एंड द मिडिल 3 फॉर बैंक एंड द लास्ट 3 फॉर branch. Next one is here, that is the debit note. In case of the return of goods purchased on credit, we issue debit note to the seller. हमने अगर क्रेडिट पे कोई गुड्स परचेज किया है और उस परचेज्ड किए गए गुड्स का कोई पार्ट हम रिटर्न कर देंगे। अगर रिटर्न किया जा रहा है, किसी भी रीजन से रिटर्न किया जाए, तो उस पार्ट को जिसे रिटर्न किया जा रहा है उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ द डेबिट नोट। इन केस ऑफ द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वी इशू डेबिट नोट टू द सेलर, मीनिंग दैट द सेलर्स अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड एंड द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न with the amount of purchase return. This debit note is used as source document for recording purchase return. अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब परचेज रिटर्न शो करते हैं तो वहाँ पे परचेज रिटर्न शो करने के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है दैट इज़ द डेबिट नोट। एट द सेम थिंग इज हियर फॉर द क्रेडिट नोट। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर issue credit note to them, meaning that the customer account is credited with the amount of sales return. The credit note is used as source document. And the next one is here, that is the vouchers. Vouchers are receipts, bills
cash memos, invoices, salaries bills, wages bills, traveling allowance bills, counterfoils of checks, registration deed, and any other form of written proof, that the transaction has actually taken place and can be verified from the document. मीन्स वो रिटर्न प्रूफ जो कि ये प्रूफ करता हो कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ है, दैट इज़ द वाउचर। वो कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होगा जो सारे नाम सब लोगों ने यहाँ पे अभी देखे हैं। द डॉक्यूमेंट prepared for the purpose of recording business transaction in the books of account are known as voucher। वो डॉक्यूमेंट्स जो इस पर्पज़ से प्रिपेयर किए जाते हैं कि जिसके बिहाफ पे या जिसके बेसिस पे हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सके, दैट इज़ नोन एज वाउचर्स। अ वाउचर मे बी डिफाइंड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री appearing in the books of account according to J.R. Botley Boy। Next definition is given here for voucher। A voucher may be a receipt, an invoice, an agreement, written requisition slip, or in short any suitable written evidence which confirms a written transaction according to the Ronald A. Iris। So whatever be the special feature for the voucher is here। Vouchers are documentary evidence, ये एक written document होता है। Vouchers are written document। Vouchers support the entry appearing in the books of account। Vouchers present full description of the transaction। Vouchers sustain the accuracy of entry in the books of account। Next point is here कि कंटेंट्स क्या होते हैं वाउचर्स के। गाइस ये टॉपिक सिर्फ थोड़ा सा आपके थ्योरी पार्ट को कवर अप करता है कि जो ट्रांजैक्शंस हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। फॉर दैट वी हैव टू कवर अप दिस टॉपिक। तो ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या बहुत टाइम की ज़रूरत नहीं है। बस ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होना चाहिए और आप इससे फेमिलियर हो, जिससे कि कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने पे आप उस पर रिप्लाई कर सकें। सो कंटेंट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। द फर्स्ट कंटेंट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग वाउचर का जो पहला कंटेंट होता है वो आपका नेम है और एड्रेस ऑफ द फर्म। एवरी वाउचर शुड बियर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एट इट्स टॉप। मीन्स उस वाउचर पे फर्म का नेम और उसका एड्रेस वाउचर के टॉप पे होना चाहिए। इट इज़ जनरली प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द वाउचर। ज़्यादातर ये प्रिंटेड होता है जनरल किसी भी वाउचर के टॉप पे। सेकेंड वन इज़ हियर, दैट इज़ द वाउचर नंबर। एवरी वाउचर मस्ट बी इट्स सीरियल नंबर। मीन्स ऐसा नहीं है कि जितने वाउचर्स हैं वो सारे वाउचर्स पे एक ही नंबर हो या वाउचर पे नंबर ही ना हो। तो उसके सीरीज़ को, मीन्स कितने वाउचर्स हमने यूज़ किए, कौन कौन से वाउचर किस डेट में यूज़ किए, we have to also mention a number so that it can be easily identified, differentiate with the other vouchers and referred in the books of account। Third content is here, date। The date of preparing the voucher must be written। जिस डेट में वो वाउचर प्रिपेयर किया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रिपेयर किया जा रहा है, वो डेट मेंशन करना यहाँ पे मस्ट है। इट मस्ट बियर द डेट, द मंथ एंड द ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन्स डेट के साथ मंथ और मंथ के साथ ईयर भी होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ पार्टी टू बी डेबिटेड। उन पार्टीज़ के डिटेल भी जिनको हम डेबिट कर रहे हैं। इट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टी whom payment has been made। The purpose and the details of the payment is also recorded therein। डिटेल्स ऑफ पार्टी टू बी क्रेडिटेड। अगर किसी को क्रेडिट किया जा रहा है तो उस पार्टी का भी डिटेल। द पेमेंट इज मेड आइदर थ्रू कैश और चेक, बैंक ड्राफ्ट। सो वी रिकॉर्ड कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट विद द नंबर एंड डेट ऑफ इशू ऑफ द चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। प्रूफ ऑफ रिसीविंग द अमाउंट। इन केस द पेमेंट इज मेड थ्रू कैश टू समवन, हिज सिग्नेचर इज ऑब्टेन्ड। कभी आपने देखा होगा कि जब आप
सैलरी स्लिप की बात करें तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब सैलरी पेड करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट पे उनके सिग्नेचर्स ले लेता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये अमाउंट उस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू रिसीव किया गया था। एंड द लास्ट वन इज हियर, दैट इज द रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प मस्ट बी अफिक्स्ड ऑन एवरी पेमेंट ऑफ ₹500 एंड मोर एज पर लॉ। ठीक है, मे बी ये अमाउंट चेंज हो गया हो तो इसे एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट या उससे ज़्यादा अमाउंट का पेमेंट हो रहा है कैश बेसिस पे, तो उस पर एक रेवेन्यू स्टैम्प अफिक्स्ड किया जाना चाहिए, उस अमाउंट पे नहीं, उस डॉक्यूमेंट एविडेंस पे जिस पे हम रिसिप्ट ले रहे हैं, उनके सिग्नेचर ले रहे हैं कि हमने आपको ये पेमेंट किया, और वो इसको अथॉराइज्ड कर रहे हैं या अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये चीज़ रिसीव किया। द सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर मस्ट टच सर्टेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू स्टैम्प, और ये सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मीन्स उस पेपर से और उस पेपर पे अफिक्स किए हुए स्टैम्प के ऊपर दोनों को टच करता हो। नेक्स्ट वन इज हियर, दैट इज द टाइप्स ऑफ वाउचर्स। देखिए वाउचर्स के जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स है, एक सपोर्टिंग वाउचर एंड द अकाउंटिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर अगेन कैटेगराइज इनटू द 2 सबहेड्स, इंटरनल वाउचर एंड एक्सटर्नल वाउचर। आइए पहले देखते हैं इंटरनल एक्सटर्नल को। सो दीज वाउचर्स आर, सपोर्टिंग वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेसेस। इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर, these vouchers are prepared by the organization itself but authenticated and validated by third parties. Internal transaction means खुद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, बनाता है, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट और वैलिडेट थर्ड पार्टी करता है, सच एज काउंटर फाइल्स ऑफ पे इन स्लिप एंड चलान। जैसे अभी हम लोगों ने एक बैंक का एग्जांपल देखा था, तो वो वाउचर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ कि इस डेट पे इतना अमाउंट, ये सारी चीज़ें मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में, लेकिन उस पर उस बैंक का सिग्नेचर स्टैम्प उसको ऑथेंटिकेट करता है। एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर, दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय थर्ड पार्टी एंड सेंड टू अस सच एज बिल्स, कैश मेमो एंड इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ऑफ गुड्स। अगर हमने किसी से परचेज़ किया है तो वो जो कैश मेमो वो प्रिपेयर करके दे रहे हैं या वो जो इनवाइस वो प्रिपेयर करके हमें भेज रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक ऑथेंटिक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसे प्रिपेयर थर्ड पार्टी कर रहा है, ना कि हम कर रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स, लुक एट हियर द सेकेंड वन, सपोर्टिंग वाउचर एंड देन अकाउंटिंग वाउचर। सो कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर इज कैटेगराइज्ड इनटू द 2 पार्ट, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर, एंड कैश वाउचर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू द डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर मीन्स कैश पेमेंट, जब हम पेमेंट कर रहे हैं कैश के फॉर्म में। क्रेडिट वाउचर जब कैश हम रिसीव करते हैं, जनरली इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नॉलेज और डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसे कवर अप कर लेते हैं। सो लुक एट हियर, द सब्सिडियरी और सेकेंडरी वाउचर्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स issued by third party is called accounting voucher. It is prepared by the accountant and must be signed by the authorized signatory of the enterprise. Cash voucher, the documentary evidence of cash payment and cash receipt is known as cash voucher. Debit voucher, देखिए कैश वाउचर मीन्स कैश के पेमेंट या कैश के रिसीप्ट के लिए जो हम लोग बनाते हैं, दैट इज़ द कैश वाउचर। अब इसमें या तो हम पेमेंट करेंगे या तो रिसिप्ट करेंगे। तो डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए और क्रेडिट वाउचर कैश रिसिप्ट के लिए। नेक्स्ट नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इट इज़ द लास्ट वन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स नॉट रिलेटिंग टू कैश। हमारे कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, वो क्रेडिट बेसिस पे होते हैं। तो क्रेडिट बेसिस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके सपोर्ट के लिए जो प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द कैश नॉन कैश वाउचर्स। सो गाइज, ये था आज का हमारा बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा टॉपिक, ओरिजिन्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। आई होप सो कि ये आपके लिए एक नॉलेजेबल पॉइंट था, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर हुए होंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स। स्टे सेफ, स्टे